हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में जनन तंत्र के बारे में। मानव में जनन तंत्र है उस बारे में हमने एक पहले क्लास पढ़ ली थी। उस क्लास में हमने नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। मानव में नर जनन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है और उनके मुख्य कार्य किस प्रकार से होते हैं। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में हमें ध्यान रखना है कि मादा जनन तंत्र का निर्माण होगा वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से नर जनन तंत्र में दो मुख्य अंग होते हैं, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र होता है उसमें भी दो मुख्य भाग होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग किसे कहेंगे? वे जनन अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करेंगे उस जनन अंग को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग के रूप में जाना जाता है। यानी वे अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। और प्राथमिक जनन अंग के रूप में मादाओं के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। तो क्लियर ध्यान रखना है, वे जनन अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। और अंडाशय होते हैं वे प्राथमिक जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य के अंदर कितने अंडाशय उपस्थित होते हैं? तो आप ध्यान देंगे एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। मनुष्य के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं जो कि गर्भाशय के दोनों ओर पार्श्व भाग में श्रोणी भाग में उपस्थित होते हैं। वैसे उदर गुहा में श्रोणी भाग के अंदर उपस्थित होते हैं और गर्भाशय के दोनों पार्श्व में दिखाई देते हैं। किडनी या वृक्कों के नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। किडनी या वृक्कों के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर पार्श्व में उपस्थित भाग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है। तो अंडाशयों की उनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। और अंडाशय होते हैं ये क्या कार्य करेंगे? तो आपको ध्यान रखना, दो मुख्य कार्य करते हैं। यानी इनके दो मुख्य कार्य हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दो प्रमुख कार्य करते हैं। पहला कार्य आपको ध्यान रखना है मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणु का निर्माण। दो प्रमुख कार्य है ये आपको ध्यान रखना है। पहला कार्य मादा जनन कोशिकाओं अर्थात मादा जनन कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। अंडाणु का क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। वो कौन करते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना, अंडाणु निर्माण करना पहला कार्य है वो किसका है? अंडाशय का। दूसरा कार्य आपको ध्यान रखना है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दो हार्मोनों का स्रावण करते हैं। दो हार्मोनों का स्रावण करते हैं। दो हार्मोन हैं उनका स्रावण करते हैं, वह कौन करते हैं? अंडाशय करते हैं। पहला हार्मोन हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है? तो पहला हार्मोन ध्यान रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, इसका स्रावण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका स्रावण भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इन अंडाशय के द्वारा किया जाता है। और अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले ये दोनों हार्मोन है वो मादाओं में लैंगिक परिवर्तन एवं जो लैंगिक जनन की क्षमता होती है उसको अर्जित करने में सहायक होते हैं। तो ये दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना अंडाशय के द्वारा, तथा अंडाणुओं का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक अंडाशय होता है उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडाशय में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। और विशिष्ट संरचनाएं होती हैं उनकी संख्या असंख्य होती हैं। तो प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। और जो असंख्य विशिष्ट संरचनाएं होती हैं इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो आपको अंडाशयी पुट्टिकाएं कहा जाता है। अंडाशयी पुट्टिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम अंडाशय पुट्टिकाएं कहा जाता है। ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है, अंडाशय पुट्टिकाएं कहा जाता है। ये अंडाशय पुट्टिकाएं होगी वह किसका निर्माण करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है अंडाणु का निर्माण करती हैं। यानी अंडाशयों के अंदर असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं
और ये असंख्य जो विशिष्ट संरचनाएं होगी, इन संरचनाओं को हम अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। और ये अंडाशयी पुट्टिकाएं होगी, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु है, यह कहाँ निर्मित होता है? अंडाशय में। अंडाशय से अंडवाहिनी और अंडवाहिनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? अंडाशय से अंडवाहिनी और अंडवाहिनी से यह गर्भाशय में पहुँचता है और गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय पुट्टिकाओं द्वारा। ये किसमें उपस्थित होती है? अंडाशय के अंदर उपस्थित होती हैं। और अंडाशय में उपस्थित ये विशिष्ट संरचनाएं अंडाणु का निर्माण करेगी, जो कि अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। निषेचन के बाद में गर्भाशय में ये भ्रूण का परिवर्धन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। फिर उसके बाद में अंडाशय है, इन अंडाशय में स्रावित होने वाले हार्मोन होंगे, जिसके कारण से मादाओं में लैंगिक परिवर्तन होते हैं एवं रजोदर्शन या रजोधर्म की प्रक्रिया भी नियमित रूप से संचालित होती हैं। यह भी क्रियाविधि नियंत्रित करने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? अंडाशय के द्वारा किया जाता है। तो पहला भाग कंप्लीट हो गया किसके बारे में? प्राथमिक जननांग। और प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय उपस्थित होते हैं। और ध्यान देंगे तो मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, जो कि गर्भाशय के दोनों और पार्श्व में किडनी के नीचे श्रोणी भाग में उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय होते हैं, इन अंडाशय के दो प्रमुख कार्य है, मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करना तथा यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दो हार्मोनों का स्त्राव करते हैं, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रत्येक अंडाशय में विशेष रचना असंख्य विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिसे अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। इन अंडाशय पुट्टिकाओं द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है और ये अंडाणु होंगे वह अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद में इसमें होने वाले लैंगिक परिवर्तन और आप विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव होगा, जिसके कारण से जो है मादाओं में जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं। तो ये हार्मोनों के कारण से होता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। अब उसके बाद में हम सेकंड संरचना ध्यान देंगे और सेकंड भाग कौन सा उपस्थित होता है? तो सेकंड भाग इसमें हम देखेंगे वह उपस्थित होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से उपस्थित होते हैं? द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से उपस्थित होते हैं? तो सेकंड हम देखेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। किसे कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग? वे अंग जो कि आपको ध्यान रखना है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया अर्थात युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को सहायक होते हैं, उस प्रक्रिया में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग। तो वे अंग जो कि लैंगिक जनन अंगों के विकास में एवं आपको ध्यान रखना है कि अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको देखकर द्वितीय लैंगिक अंग कहा जाता है। और तीन मुख्य रूप से द्वितीयक लैंगिक अंग हमें पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अंडवाहिनी। किसके बारे में ध्यान रखना आपको? अंडवाहिनी के बारे में। सेकंड हमें ध्यान रखना अंडवाहिनी के बाद में वह आपको ध्यान रखना है गर्भाशय। और थर्ड हमें ध्यान रखना है योनि। तो ये तीन संरचनाएं होती हैं जो कि किससे संबंधित है? तो आप ध्यान देंगे ये तीनों संरचना है वो द्वितीयक लैंगिक अंग से संबंधित हैं। और उसमें आप सबसे पहले ध्यान देंगे अंडवाहिनी के बारे में। ये दोनों संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये अंडवाहिनी है। ये कौन सा भाग है? अंडवाहिनी है। तो इसमें आप ध्यान देंगे अंडवाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, वह कितनी उपस्थित होती हैं? एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। तो अंडवाहिनियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? एक जोड़ी होती हैं, और जो कि प्रत्येक अंडाशय से संबंधित होती हैं। अंडाशय से वाहिनी निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे? अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी के अग्रभाग में अंगुलीनुमा संरचनाएं प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें फेम्ब्री कहते हैं। इसके पीछे का भाग होता है जिसे हम एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं, और उसके पीछे का भाग इस्थमस या संकीर्ण पथ के नाम से जाना जाता है। तो इस्थमस या संकीर्ण पथ के नाम से जाना जाता है। ये तीनों भाग मिलकर के अंडवाहिनी का निर्माण करते हैं। अंडवाहिनी होती है वह अग्र भाग में अंडाशय से जुड़ी होती है, जो कि पश्च भाग में गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती हैं। अंडवाहिनी एक जुड़ी होती है और पश्च भाग में किससे जुड़ी हुई रहती हैं? तो आप ध्यान देंगे पश्च भाग में गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती हैं। पश्च भाग में किससे जुड़ी हुई? गर्भाशय से जुड़ी होती है। अग्र भाग में कौन से भाग की ओर उपस्थित होती है? अंडाशय से उपस्थित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यानी इसकी लंबाई होगी वह कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है।
तो अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी होती है, उसके द्वारा जो अंडाणु होते हैं वो अंडाणु यहाँ बनेंगे और यहाँ से अंडाणु बाहर की ओर निकलते हैं, उस अंडाणु को ग्रहण करके और गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य है वह अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। तथा अंडवाहिनी निषेचन के लिए आवश्यक वातावरण को प्रदान करती है, निषेचन के लिए पर अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं, यानी इनके द्वारा श्लेष्मिक स्त्रावण का स्त्राव किया जाता है और श्लेष्मा जो होगा वह अनुकूल वातावरण निषेचन के लिए प्रदान करता है। निषेचन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना भी इनका कार्य होता है। तो इनके दो कार्य हो जाएंगे, एक तो अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना तथा निषेचन के लिए आवश्यक वातावरण होता है उस वातावरण को प्रदान करना किसका कार्य होता है? अंडवाहिनी का कार्य होता है। तो ये अंडवाहिनी का कार्य हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला हमें संरचना ध्यान रखनी है गर्भाशय। गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? एक होती हैं। गर्भाशय की संख्या कितनी होगी? एक होती हैं। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर के और गर्भाशय का निर्माण करती हैं। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करेगी? गर्भाशय का निर्माण करती है। इनकी संरचना उल्टी नाशपाती के आकार की होती हैं। उल्टी नाशपाती के आकार की इनकी संरचना होती हैं। उल्टी नाशपाती के आकार की इनकी संरचना होती है और यह जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग से यह चौड़ा होता है। अग्रभाग से कैसा होगा? चौड़ा अंग होता है और जिसे हम काय कहते हैं। और नीचे का भाग होता है वह इसका संकीर्ण भाग होता है। नीचे का भाग होता है वह कैसा होता है? संकीर्ण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय गिरवा कहा जाता है। जिसे हम क्या कहेंगे? गर्भाशय गिरवा कहा जाता है। तो अग्रभाग होगा वह इसका कैसा होता है? नाशपाती। अग्रभाग चौड़ा होगा ऊपर की ओर और तिकोना होता है। अग्रभाग चौड़ा होगा और साथ में किस प्रकार का होता है? तिकोना होता है। जबकि पक्ष नीचे का भाग होता है वह संकीर्ण होगा और गर्भाशय गिरवा के रूप में बाहर की ओर खुलता है। यह गिरवा नाल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से गिरवा नाल का निर्माण करेगा और यह जो गर्भाशय होता है ये इस गर्भाशय में ही जब निषेचित भ्रूण होता है उस भ्रूण का परिवर्धन होता है वह गर्भाशय के अंदर होता है और गर्भाशय से भ्रूण होगा वह भ्रूण यहाँ आकर के जुड़ जाता है। यानी अंडाणु होगा वो इस्थमस भाग में आकर के और शुक्राणु के साथ में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और यहाँ पर किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। और ये जाइगोट होगा वह यहाँ आकर के गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और गर्भाशय की दीवार से जुड़ेगा। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? अप्रा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अप्रा या प्लेसेंटा की सहायता से गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और जहाँ पर इसका क्या होता है? परिवर्धन होता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? गर्भाशय के द्वारा किया जाता है। यानी गर्भाशय में भ्रूण होगा वह अप्रा की सहायता से जुड़ जाता है जहां पर भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो भ्रूण का परिवर्धन होगा वह किस भाग में होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें भाग ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है योनि के बारे में। योनि के बारे में आप ध्यान देंगे तो गर्भाशय होता है उसका गर्भाशय गिरवा नाल होगा। उस गिरवा नाल का अग्रभाग, गर्भाशय गिरवा नाल का अग्रभाग पेशीय झिल्लीनुमा संरचना, अग्रभाग पेशीय लचीली झिल्लीनुमा नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम योनि कहते हैं। संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? योनि कहते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? योनि के बारे में। यानी गिरवा नाल का अग्रभाग पेशीय लचीली झिल्लीनुमा नलिका रूपी संरचना का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं? योनि के नाम से जाना जाता है। योनि के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु ग्लाइकोजन को लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित करता है। यानी इस जीवाणु के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। जीवाणु उपस्थित होता है, इस जीवाणु के द्वारा कौन से अम्ल का निर्माण किया जाएगा? लैक्टिक अम्ल का। और ये लैक्टिक अम्ल होता है और साथ में कार्बनिक अम्ल होता है। ये लैक्टिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल, ध्यान दीजिए, लैक्टिक अम्ल और साथ में कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल होते हैं, यह जो योनि मार्ग होता है उसके माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है। यानी यह योनि मार्ग के माध्यम को अम्लीय बनाएगा, और अम्लीय माध्यम होता है वह योनि में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को संक्रमण होने से बचाता है। तो संक्रमण से सुरक्षा करने के लिए इसका माध्यम होना चाहिए योनि का, वह कैसा होना चाहिए, तो अम्लीय होना चाहिए। और अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। यह लैक्टिक अम्ल उसका निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, योनि के बारे में। तो ये 3 संरचना है जो द्वितीयक लैंगिक अंडाशय व प्राथमिक जननांग से संबंधित है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मादाओं में जो जनन अंग होते हैं उन जनन अंगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वे भाग जो लैंगिक जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणुओं का निर्माण, मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्राथमिक जननांग कहेंगे। और वे जननांग जो अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। पहले हमें ध्यान रखना है प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय। मनुष्य के अंदर 1 जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं जो कि वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय की दीवार के पार्श्व में उपस्थित होते हैं। अंडाशय होते हैं, उन अंडाशयों का 2 मुख्य कार्य आपको ध्यान रखने हैं, मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करना तथा दूसरा 2 अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोनों का स्त्रावण करना। 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो पहला हार्मोन हमें ध्यान रखना है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है अंडाशय होगा, उस प्रत्येक अंडाशय के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं। अंडाशय पुट्टिकाएं होती हैं, ये पुट्टिकाएं अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। तो यह हमें अंडाशय के बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगली द्वितीयक लैंगिक अंग या द्वितीयक जननांग, वे जननांग जो कि अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। इसमें 3 संरचनाएं हमें ध्यान रखनी है। अंडवाहिनी, 1 जोड़ी अंडवाहिनी उपस्थित होती हैं। अंडवाहिनियाँ होती हैं वह अंडाशय से संबंधित होती हैं, यानी प्रत्येक अंडाशय से एक अंडवाहिनी निकलेगी और अंडवाहिनी होती है वो गर्भाशय में खुलती हैं। इसका जो अंडवाहिनी होती हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो पक्ष भाग होता है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अंडवाहिनी होती है उसके द्वारा अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय गिरवा तक गुहा तक पहुँचाने का कार्य या गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। ये निषेचन के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। और निषेचन होता है वो शुक्राणु जब मादा योनि मार्ग से होते हुए आपको देखते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह इस्तमस भाग में या एम्पुला भाग में होती है। तो निषेचन के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, अंडवाहिनी के द्वारा किया जाता है। मादाओं में निषेचन की क्रियाविधि होती है वह अंडवाहिनी के भीतर संपन्न होती हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है गर्भाशय के बारे में। मनुष्य के अंदर एक गर्भाशय उपस्थित होता है जो उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय होता है उसका ऊपर का भाग होगा वह चौड़ा एवं तिकोना होता है, जबकि नीचे का भाग होता है वह संकीर्ण होता है और जो कि गिरवा नाल का निर्माण करता है। गर्भाशय होता है इसी के अंदर भ्रूण का परिवर्धन होता है। गर्भाशय की दीवार से भ्रूण होगा वह अपरा के माध्यम से जुड़ जाता है जहाँ पर इसे पोषण एवं सुरक्षा मिलती है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना योनि के बारे में। गिरवा नाल का अग्रभाग पेशीय झिल्लीनुमा लचीली मांसल नलिका रूपी संरचना का निर्माण करते हैं और इस नलिका रूपी संरचना होगी उसे हम क्या कहते हैं, योनि कहा जाता है। योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिनके द्वारा किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यह लैक्टिक अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल होगा वह योनि के वातावरण को अम्लीय बनाता है जो कि इसको संक्रमण से बचाता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।